नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो रेडियो दस्तक 90.8 FM और मैं हूं आपकी दोस्त काव्या और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन की कलम से में काव्य गोष्ठी। उज्जैन के सुप्रसिद्ध रचनाकारों की स्वरचित रचनाएं उन्हीं की जुबानी। तो चलिए सुनते हैं कार्यक्रम मन की कलम से में काव्य गोष्ठी। नमस्कार, मैं रमेश चंद्र शर्मा, व्यंग्यकार। सबसे पहले आप सभी श्रोताओं का स्वागत करता हूं। उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो दस्तक 90.8 FM सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं रेडियो दस्तक से आज अपना व्यंग्य पाठ करने के लिए आया हूं। मैं जो पहली रचना यहाँ पेश कर रहा हूं उसका शीर्षक है महंगाई तो है ही नहीं। रचना इस तरह से है। स्थान शहर का एक व्यस्त चौराहे पर मजमा लगा हुआ। मजमे के बीचों बीच एक उस्ताद और जमूरा, उनके आसपास डटे हुए तमाशबीन। उस्ताद डुगडुगी बजाता है। जब काफ़ी देर हो जाती है तो जमूरा कहता है, कब तक बजाते रहोगे? जो कहना है कह डालो। तेरे को बहुत जल्दी पड़ रही हैगी, थोड़ी सब्र रख। अब रख, बस अब मैं खेल शुरू करता हूँ। और फिर उस्ताद भीड़ से मुखातिब होकर कहता है, मेहरबानों, आज हम महंगाई की तलाश में निकले हैं, मगर महंगाई दिखती ही नहीं है। जाने कहाँ छुप गई है कठोर। क्यों रे जमूरे, तुझे महंगाई दिखी? जमूरा कहता है, हाँ उस्ताद, मुझे तो दिखी। झूठे कहीं के, मुझे तो कहीं नजर नहीं आ रही। उस्ताद ने झल्ला कर कहा, उस्ताद, तुमको मोतियाबिंद हो गया, इसलिए महंगाई नजर नहीं आ रही है। थोड़ी देर बाद उस्ताद और जमूरे में तकरार होती है। फिर वे आपस में गुत्थम गुत्था हो जाते हैं। फिर यह तय होता है कि तमाशबीनों से ही पूछ लिया जाए कि महंगाई है अथवा नहीं है। उस्ताद सबसे पूछता है कि भाई, तुम्हें महंगाई नज़र आ रही है? जो लोग मजहब और जाति के नाम से एक दूसरे को मारने पर उतारू हो जाते थे, बात बात पर उनमें असहमति हो जाती थी, वे लोग महंगाई के मामले में एकमत थे और सबका यही मानना था कि महंगाई नाम की कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही है। जब सब इस नतीजे पर पहुँचे कि महंगाई नाम की कोई चीज़ है ही नहीं, तो जमूरे को क्या और कैसे नज़र आ रहा है? सबने जमूरे को घेर कर पूछा, जमूरे, सच सच बता, तुझे महंगाई अगर नज़र आ रही है तो कैसे नज़र आ रही है? जान की सलामती के एवज में जमूरा बोला, सच में महंगाई नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। मैं तो कुछ लोगों के बहकावे में आकर कह रहा था कि महंगाई नज़र आ रही है। इतना कहकर जमूरे ने जान बचाने के लिए दौड़ लगा दी और उस्ताद हक्का बक्का सा देखता रह गया कि अरे, ये जमूरा उसके साथ ऐसी हरकत भी कर सकता है। उस्ताद ने अपना तामझाम समेटा और चलता बना। तो दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो दस्तक 90.8 FM और स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम मन की कलम से में काव्य गोष्ठी में और मैं हूं आपकी दोस्त काव्या। दोस्तों, अभी हमने सुना कि किस तरह से रचनाकारों ने अपनी रचनाओं को कितने आनंद के साथ हमारे बीच प्रस्तुत करा। तो चलिए सुनते हैं हमारे रचनाकारों की अन्य रचनाएं कार्यक्रम मन की कलम से में काव्य गोष्ठी में।
नमस्कार श्रोताओं, मैं मीरा जैन उज्जैन मध्य प्रदेश से। यह मेरा सौभाग्य है कि उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो दस्तक से मुझे आज रचना प्रसारण का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। सुनेगा उज्जैन बढ़ेगा उज्जैन रेडियो दस्तक को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ और आभार उनके प्रति। मैं लघु कथा पढ़ना प्रारंभ करती हूँ, उसके पूर्व मैं आपसे कहना चाहूँगी कि समाज में व्याप्त विद्रूपताओं पर ही मैंने लघु कथाएँ लिखी हैं। इस श्रृंखला में मेरी सबसे पहली लघु कथा है मुनिया और रीना। 14 वर्षीय मुनिया काम के बदले गेहूँ चावल ही मांग कर ले जाती। रीना भी बड़ी खुश। घर में छोटे मोटे काम, स्कूल की छुट्टी के दिन अधिकांशतया रविवार को मुनिया मात्र थोड़े से अनाज की खातिर आसानी से खुशी खुशी निपटा जाती। साथ ही रीना का पुराना पड़ा अनाज भी ठिकाने लग रहा था। मुनिया को देखते ही रीना की बाछें खिल जाती। हींग लगे न फिटकरी, रंग भी चोखा। ऊपर से रीना गाहे बगाए अपना एहसान जताने से नहीं चूकती। कभी रीना ने यह जानने की कोशिश ही नहीं की कि मुनिया को पेट भर खाना मिलता है या नहीं। इस डर से भी नहीं पूछती कि कहीं उसका सवाल उस पर ही भारी न पड़ जाए। सखियों के बीच बालिका मुनिया को खाद्य सामग्री प्रदान करने हेतु अपनी सेखी बघार स्वयं को समाज सेविका घोषित करती, वो अलग। पिछले रविवार मुनिया नहीं आई, लेकिन इस रविवार भी मुनिया गायब। रीना का पारा 7वें आसमान पर। मुनिया के घर का पता ठिकाना भी नहीं था। ढूंढे तो कहाँ ढूंढे, बस केवल मोहल्ले का नाम ही ज्ञात था। उसी आधार पर निकल पड़ी वह अपनी 2 व्हीलर पर उससे खोजने। एक जगह मंदिर के करीब बने चबूतरे और पास ही के पेड़ पर लगी तख्ती देख वह ठिठक गई। जब उसे पढ़ा तो आंखें नम हो गई। उस तख्ती पर लिखा था, प्लीज़ अपनी इस मासूम बेटी की थोड़ी सी सहायता कीजिए। गर्मी का मौसम है, मेरी परीक्षाएं चल रही हैं, मैं अभी काम पर जाने में असमर्थ हूँ। मुट्ठी भर अनाज इस डिब्बे में डालें और चुल्लू भर पानी इस कटोरे में, क्योंकि पर्यावरण व जीव दया हेतु मूक पक्षियों के भूख प्यास का ध्यान हमें ही रखना है। मेरा खर्च माँ उठाती है और इन पक्षियों का मैं। आप सभी को सादर प्रणाम, मुनिया। रीना ने गाड़ी में बैठे बैठे ही डिब्बे पर नज़र डाली। वह अनाज से लबालब भरा हुआ था और कटोरा पानी से। धन्यवाद श्रोताओं, मैं मीरा जैन आपके समक्ष अपनी अगली लघु कथा सब्जी का ठेला प्रस्तुत कर रही हूँ। इसका मुख्य मकसद है कि पेरेंट्स जो आज अपने बच्चों को बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं, किंतु कभी कभी उनकी छोटी छोटी बातें उनको भविष्य के गर्त में अंधकार की ओर ढकेल देती हैं। इसी संदर्भ में लिखी गई है सब्जी का ठेला। बेटा, 5 मिनट के लिए ठेले पर खड़े हो जाओ, मैं जल्दी ही खाना खा लूँगा। हमेशा की भांति आज भी पिता के आग्रह को ठुकरा ठेले पर तिरस्कृत दृष्टि डाल दीपक अपनी बाइक स्टार्ट कर तुरंत वहाँ से 9-2-11 हो गया। यह देख आत्माराम की आंखें नम हो गईं, क्योंकि करीब ही बचपन का साथी संतोष खड़ा था। सब्जी के ठेले के प्रति दीपक की इतनी बेरुखी देख संतोष से भी रहा नहीं गया। वह उबल पड़ा और आत्माराम की ओर मुखातिब हो बोला, जिस सब्जी के ठेले ने दीपक को पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, बाइक दिलाई, यहाँ तक कि इस बाइक के पेट्रोल भरवाने का काम भी यही सब्जी का ठेला कर रहा है, फिर भी इससे इतनी नफरत। धिक्कार है ऐसे बेटे को। तुम बहुत सीधे हो आत्माराम, जो सब कुछ चुपचाप सहन कर रहे हो। और कोई होता तो घर से बाहर कर देता, समझे। आत्माराम ने आंसू पोंछते हुए स्वयं को कोसते हुए कहा, संतोष, दोष उसका नहीं मेरा है, क्योंकि जब भी वह स्कूल जाने से
आनाकानी करता था, तब मैं उससे हमेशा यही उदाहरण दिया करता था, देख पढ़ाई लिखाई कर ले, नहीं तो तुझे भी मेरे समान ही सब्जी का ठेला लगाना पड़ेगा। मेरे इसी वाक्य का बार बार पुनरावृत्ति ने उसके बालमन पर शायद बहुत गहरा प्रभाव डाला। इसी कारण वह अपने पैतृक व्यवसाय से बिल्कुल दूर हो गया है। काश मैं इस बात को पहले समझ गया होता। संतोष अवाक सा आत्माराम के चेहरे को ताकता रहा, क्योंकि उसे आत्माराम के कथन में 100% सत्य प्रतीत हो रहा था। धन्यवाद श्रोताओं। इसी श्रृंखला में मैं मीरा जैन आपको अगली रचना सुनाना चाहती हूँ, जो वर्तमान समय में बहुत कारगर है, जहाँ सिर्फ लड़कियों के जन्म पर ही ध्यान नहीं दिया जा रहा है और जहाँ लड़कियाँ हैं जिन्हें ध्यान दिया है, उस संदर्भ में ये रचना है, सुनिएगा। रचना का शीर्षक है मायका और ससुराल। सारिका, मैं ये क्या सुन रही हूँ? दुल्हन रोज मायके जाएगी, उसकी माँ चल फिर नहीं सकती, पिता बुजुर्ग हैं, तो हम क्या करें? ऐसी शर्त थी तो तूने शादी के लिए हामी क्यों भरी? मुझसे ही पूछ लिया होता, मैं तुरंत मना कर देती। क्या लड़कियों का अकाल पड़ा है? अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, गेंद अपने ही पाले में है। फटकार का शांति से जवाब देते हुए सारिका ने कहा, दीदी, दुल्हन इकलौती संतान है और माता पिता के बुढ़ापे का सहारा भी। मायका यहीं पास में ही है। यदि वह उनकी देखरेख के लिए प्रतिदिन 2-3 घंटे मायके जाती है तो इसमें हर्जी क्या है? उल्टे मेरे लिए तो गर्व की बात है। ये हमारे समाज की विडंबना है कि बहू रोज 8-10 घंटे नौकरी करने जाए तो हम गर्व और खुशी से झूमने लगते हैं, और यदि यही बहू माता पिता की सेवा करने की सोचे भी तो हम घर में कलह व क्लेश का वातावरण निर्मित कर देते हैं। दीदी, जीवन में नैतिकता व कर्तव्य महत्वपूर्ण है, न कि पैसा। सारिका के विचार सुन प्रिया की बोलती बंद हो गई। साथ ही विवाह समारोह में शामिल जो लोग इस विषय को लेकर अब तक कानाफूसी कर रहे थे, सारिका के सकारात्मक विचारों की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। इस श्रृंखला में मैं मीरा जैन आप लोगों को अपनी अगली रचना पतवार प्रस्तुत कर रही हूँ। प्रतिदिन स्कूल से घर आने के लिए उतावला रहने वाला चुलबुला बालक रामा आज स्कूल की छुट्टी होने के बाद भी शांत चुपचाप अनमना सा बैठा था। मोहल्ले के ही अन्य कक्षा में पढ़ने वाले बच्चे उसे इस स्थिति में देख आश्चर्यचकित थे। उन्होंने पूछा, क्यों रामा, आज घर चलने का विचार नहीं है क्या? तुम लोग चलो, मैं थोड़ी देर बाद आता हूँ। उसकी इस बात से कोई भी सहमत नहीं हुआ। उसमें से एक ने कहा, या तो देर से आने का कारण बताओ, नहीं तो हमारे साथ चलो। रामा की आंखों में आंसू आ गए। वह भय से कांपते हुए केवल इतना ही बोल पाया, मम्मी पापा आज मुझ पर बहुत नाराज होंगे। क्यों, ऐसी कौन सी गलती हो गई है तुमसे? रामा ने भारी गले से कहा, आज रिजल्ट आया है और कक्षा में 5 बच्चे मुझसे ज़्यादा नंबर लेकर आए हैं। श्रोताओं, इस श्रृंखला में मेरी अंतिम रचना, जिसका शीर्षक है बेदम हुई दवा, मीरा जैन के माध्यम से प्रस्तुत। डॉक्टर साहब, बुखार के बाद बेटे को बहुत कमजोरी आ गई है, क्या ताकत की दवा लिख देंगे? डॉक्टर ने पास ही रखी एक बोतल उठाकर सुशीला को थमाते हुए कहा, यह लो सिरप, ले जाओ। सुबह शाम इसे खाने से पहले 2-2 चम्मच पिलाना, इससे भूख बढ़ जाएगी। नहीं डॉक्टर साहब, आप ताकत की ही दवा दे दें। सुशीला, तुम क्यों पैसे खर्च करना चाहती हो? यह सैंपल की दवाई है, मैं तुम्हें मुफ्त में ही दे रहा हूँ। पुनः इंकार के साथ सुशीला ने अपने मन की व्यथा कुछ यूँ प्रकट की, डॉक्टर साहब, दरअसल बात यह है कि ताकत की बोतल तो मुझे एक बार ही खरीदनी पड़ेगी। उसके पैसे तो मैं कहीं से भी जुटा लूँगी, पर उसकी भूख हमेशा के लिए बढ़ गई तो मुश्किल होगी। आज मैं और मेरा बेटा दोनों इस बात को लेकर खुश हैं कि वो भरपेट खाना खा रहे हैं और मैं उसे पेट भर खिला भी रही हूँ।
लेकिन यदि उसकी भूख हमेशा के लिए बढ़ गई तो। धन्यवाद श्रोताओं। दोस्तों, आज हमारे रचनाकारों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से मुझे बहुत प्रभावित किया और मैं आशा करती हूँ कि रेडियो दस्तक के सभी श्रोताओं को इन रचनाओं को सुनकर बहुत आनंद आया होगा। अगर आपके मन में इस कार्यक्रम को लेकर कोई भी विचार या सुझाव हो या आप भी अपनी रचनाएं हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो आप हमें भेज सकते हैं रेडियो दस्तक के व्हाट्सएप नंबर 9406894068 पर, और साथ ही में आप जुड़ सकते हैं रेडियो दस्तक के सोशल मीडिया अकाउंट्स फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, शेयर चैट और यूट्यूब पर। तो दोस्तों, आपकी दोस्त काव्या को दीजिए इजाजत आपसे विदा लेने की, लेकिन हम फिर मिलेंगे कार्यक्रम मन की कलम से में काव्य गोष्ठी की अन्य कड़ियों में। तब तक के लिए सुनते रहिए आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन।